दुनिया में कोई भी चीज अकेले नहीं होती है, हर चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में तेल की कीमतों का क्रैश देखने को मिला। तेल की कीमतें पिछले लगातार 33 महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गईं। तो इस पूरी घटना से कुछ लोगों को फायदा होगा, कुछ देशों को फायदा होगा और कुछ देशों को नुकसान होगा। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये जो क्रैश हुआ है, ये ऑयल के प्राइस जो है वो इतना नीचे आए हैं, इस पूरी घटना के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और इस घटना की वजह से आपको भारत पर क्या असर मिलेगा। क्या भारत पर अच्छा असर रहेगा या भारत पर खराब असर रहेगा। इन्हीं तमाम बिंदुओं पर आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। अगर आपको इकोनॉमी पसंद है, अगर आपको अर्थव्यवस्था और आपको आपके आसपास की जो घटनाएं हैं वो पसंद हैं, तो जाहिर तौर पर वीडियो आपको पसंद आने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सबसे पहले शेयर कर दीजिए। अगर आप अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो हमारी पूरी वीडियो है आपके यूपीएससी के एग्जाम के लिए, आपके आईएएस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 से आप इस पूरे टॉपिक को जोड़ करके देख सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी का सेगमेंट है, वहां पर आपको वृद्धि एवं विकास का एक सेगमेंट, एक खंड जो है देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले खबर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप ये एक अखबार की कटिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑयल के प्राइस जो है वो अपने पिछले 33 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं और अब ये जो रिकॉर्ड है $70 प्रति बैरल से भी नीचे आ गए हैं। इससे पहले ये जो क्रैश हुआ था वो आपको दिसंबर 2021 में देखने को मिला था। तो खबर क्या है? खबर वही है कि जो तेल की कीमतें हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कच्चे तेल की कीमतें वो पिछले 33 महीनों के सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं, पिछले 3 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। और अगर आप बात करें बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल की, तो ये दिसंबर 2021 के बाद पहली बार $70 प्रति बैरल से नीचे आ गया है। ये आपकी संक्षेप में खबर है। खबर को हमने देखा। अब यहां पर मैप पर अगर आप देखें तो ये जो पूरा चार्ट है ये बेसिकली पिछले कुछ समय में जो तेल की कीमतें रही हैं वो किस तरह से बढ़ी हैं उनको दर्शाता है। यहां पर अगर आप देखें तो इसके आगे का जो पीरियड है ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले तो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन यहां से आगे का जो पीरियड है वो इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट अगर आप देख पा रहे हैं, ये पॉइंट है 2020 के आसपास का पॉइंट। और 2020 के आसपास का पॉइंट जो रहा, उस समय भारत में कोविड-19, उस समय दुनिया में अगर आप देखें तो कोविड-19 महामारी की शुरुआत जो है हो चुकी थी। बहुत सारे मामले सामने आ गए थे। दुनिया भर में ये महसूस होने लगा था कि अब जो है ये बड़ा रूप धारण कर सकता है। और इसी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की जो कीमतें थी वो पूरी तरह से धराशायी हो गई थी, पूरी तरह से क्रैश हो गई थी। उस समय तेल की जो कीमतें थी वो आपका $17 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। आप सोच करके देखिए कि एक समय अभी कितना है, अभी $70 प्रति बैरल के आसपास है और तब दुनिया भर में इतना हंगामा मच रहा है। लेकिन 2020 में जब कोविड-19 महामारी आई थी तब इसका ऑयल का जो प्राइस था वो $17 प्रति बैरल पर पहुंच गया था, पर डे प्रति बैरल पर पहुंच गया था। तो वो तो और ज्यादा खतरनाक घटना थी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो कोविड-19 महामारी के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे रिकवरी होती है ऑयल का प्राइस आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ऑयल का प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं फरवरी मार्च 2022 में जो है वो सबसे ऊंचे स्तर पर आपका पहुंच गया था। फरवरी मार्च 2022 में अगर आप देखें तो इसका प्राइस आपको 110 105 के आसपास जो है नजर आया था। तो 110 105 के आसपास भी उसने अपना सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद लगातार उसमें आपको गिरावट नजर आ रही है और अब जो है वो $70 प्रति बैरल से भी नीचे आ गया है। तो ये ओवरऑल यहां पर इस चार्ट से हमने समझा कि सिचुएशन क्या रही है, ट्रेंड क्या रहा है। लेकिन अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में इतनी गिरावट आ क्यों रही है? जब तेल इतना इंपॉर्टेंट है तो आखिर उसका प्राइस कम क्यों नहीं हो रहा, उसका प्राइस कम क्यों हो रहा है? उसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? तो उन कारणों को अगर आप समझें तो जो एक सबसे बड़ा कारण है, जब हम किसी चीज की कीमतों की बात करते हैं तो दो चीज उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक चीज है उस प्राइस, वो जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की डिमांड, और दूसरी चीज है उस प्रोडक्ट की सप्लाई। तो अब ऑयल के मामले में जब आप बात करेंगे तो यहां पर जो प्राइस इतने ज्यादा कम हो रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ऑयल की डिमांड ने। जैसा कि ऑयल की डिमांड अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको ऑयल की डिमांड में लगातार कमी आती हुई नजर आ जाएगी। ये रिपोर्ट आप देखें तो रिपोर्ट आपकी ओपेक की है और ओपेक ने बताया है कि 2024 में 2025 में आपकी ऑयल की डिमांड जो है वो और ज्यादा कम रह सकती है। तो ओपेक जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों को, तेल के प्रोडक्शन को, उसकी सप्लाई को रेगुलेट करता है, वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की जो कीमतें हैं वो और तेल का जो डिमांड है, ऑयल की जो डिमांड है वो और ज्यादा कम हो सकती है।
और डिमांड कम होने का मतलब क्या है? डिमांड कम होने का मतलब है कि प्राइस कम हो जाएगा। अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम है कि जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस क्या है? प्राइस भी बढ़ जाते हैं। लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जब किसी चीज की डिमांड कम होती है तो उसका प्राइस क्या है? प्राइस भी कम हो जाता है, क्योंकि लोग खरीदना ही नहीं चाहते। जब लोग खरीदना नहीं चाहते हैं तो लोग सस्ते दामों पर बेचना शुरू कर देंगे। तो ये इकोनॉमी का सीधा सा रूल है। तो अब इसी रूल को फॉलो करते हुए बेसिकली यहां पर आप कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों का प्राइस जो है वो लगातार कम हो रहा है। तो ये सबसे पहले हमने समझा रीजन। वापस से थोड़ा सा और इस पर विस्तार से बात करें तो कोविड-19 महामारी के बाद जब आप देखते हैं तो तेल की जो डिमांड थी वो बढ़ रही थी। हमने मैप पर देखा, हमने चार्ट पर देखा कि कोविड-19 महामारी जब समाप्त होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही थी, तो तेल की डिमांड भी बढ़ेगी। जाहिर तौर पर तेल की डिमांड बढ़ती है, तेल की आपूर्ति बढ़ती है, तो तेल के प्राइस में भी आपको जो है बढ़ोतरी नजर आई थी। लेकिन अब धीरे धीरे अगर आप देखें तो तेल की डिमांड जो है वो एक समय पर, तेल का जो प्राइस है वो एक समय पर अपने पीक पर पहुंच चुका था 2022 के आसपास। उसके बाद से लगातार आपको तेल की डिमांड और तेल की जो प्राइस है उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो अब जो है डिमांड में लगातार कमी आ रही है, जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतें भी कम हो रही हैं। ओपेक की अगर आप रीसेंट रिपोर्ट देखें तो रिपोर्ट ये बताती है कि 2024 में वैश्विक तेल मांग में वृद्धि जो है, ओपेक ने उस वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को कम कर दिया है। अगर आप रिपोर्ट में देखें तो ओपेक की जो मंथली रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि 2024 में वैश्विक स्तर पर तेल की जो डिमांड है वो आपका 2.03 मिलियन बैरल पर डे के आसपास रह सकती है। इतनी वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है, जबकि पिछले महीने उनका जो अनुमान था वो आपका 2.11 मिलियन बैरल पर डे के आसपास था। यानी कि उनका अनुमान जो है वो कम हो गया, यानी कि डिमांड में आपको कमी देखने को मिल सकती है। इसके कारण क्या है, डिमांड में कमी क्यों आ रही है? तो ओपेक की रिपोर्ट में बताया गया है कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो चाइना प्ले करने वाला है। चाइना का जो है इस डिमांड में कम होने की सबसे बड़ी वजह चाइना है। चाइना को लेकर के कहा जा रहा है कि चाइना की जो डिमांड है ऑयल को लेकर के वो सबसे ज्यादा कम हुई है। जैसे रिपोर्ट ये बताती है कि चाइना का जो पूर्वानुमान है, पहले ये पूर्वानुमान था कि चाइना में ऑयल की डिमांड जो है वो इस साल 7 लाख बैरल पर डे के आसपास रहने वाली है। लेकिन अब ओपेक ने इस डिमांड के पूर्वानुमान को घटा करके 6,50,000 बैरल पर डे के आसपास कर दिया है। तो चाइना में आप कह सकते हैं कि ओवरऑल ऑयल की डिमांड जो है वो कम हुई है। और चाइना क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ऑयल में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर देखा जाता है। इस वजह से जब चाइना में ऑयल की डिमांड कम हो रही तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कीमतों पर भी आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाता है। अब सवाल ये उठता है इसके पीछे का क्या कारण है? चाइना में डिमांड क्यों कम हो रही है? इसके पीछे दो कारण आप मान सकते हैं। पहला कारण यह है कि वर्तमान समय में चाइना की इकोनॉमी जो है वो बहुत गंभीर संकट से गुजर रही है। खासतौर पर चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, जिसका प्रभाव आपको चाइना की ओवरऑल इकोनॉमी पर देखने को मिल रहा है। तो एक तो ये रीजन हुआ। दूसरा रीजन ये है कि चाइना में लगातार जो ग्रीन एनर्जी है उसमें ट्रांजिशन की ओर जोर दिया जा रहा है। कई लोग ये भी मानते हैं कि चाइना में कोयले की जो डिमांड है वो भी अपने पीक पर पहुंच गई है और अब कोयले की डिमांड और तेल की डिमांड में चाइना में आपको कमी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल दो कारण हैं, एक तो इकोनॉमी इतना बेहतर ढंग से काम नहीं कर रही है, दूसरा वहां पर क्लीन एनर्जी की तरफ ज्यादा ट्रांजिशन हो रहा है, जिसकी वजह से ऑयल की डिमांड कम हो रही है। और यही कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इकोनॉमी जो है, जो ग्लोबल इकोनॉमी है, वो भी बहुत बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही है। अभी हाल ही में हमने देखा कि अमेरिका में जो जॉब रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट उतनी बेहतर नहीं रही जितना एक्सपेक्ट किया गया था। यानी कि अमेरिका की इकोनॉमी भी जो है वो कहीं ना कहीं उस पर भी कहीं ना कहीं संकट के बादल जरूर मंडरा रहे हैं। तो ओवरऑल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको इकोनॉमी इतना बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आएगी। और फिर क्लीन एनर्जी के ट्रांजिशन पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको जो ऑयल की डिमांड है वो इतनी ज्यादा कम होती हुई नजर आ जाएगी। अब यहां पर सवाल उठता है कि अगर ऑयल की डिमांड कम होगी तो जो ऑयल सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं उन कंपनियों को तो नुकसान होगा। तो वो कंपनियां अपने नुकसान की भरपाई के लिए क्या कर रही हैं? तो जो ऑयल प्रोड्यूसर जो कंपनियां हैं या फिर आप कहें ऑयल सप्लायर जो कंपनियां हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक कंपनी या आप कह सकते हैं ग्रुप जो है वो है ओपेक। तो ओपेक कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज। अब इन्होंने क्या किया है, पहले इनका प्लान ये था कि हम बेसिकली, अब हमने क्या बात की थी, हमने देखा था कि जब किसी प्रोडक्ट की बात आती है, उसके प्राइस की बात आती है, तो उसमें डिमांड और सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डिमांड इनके पक्ष में नहीं है, लोग जो है खरीद नहीं रहे हैं। लेकिन ये क्या कर सकते हैं,
ये सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले इनका प्लान ये था कि हम सप्लाई को बढ़ाएंगे, और हमने क्या देखा था, अगर सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस क्या होता है, प्राइस कम हो जाता है, क्योंकि जो है बाजार में जो है प्रोडक्ट की उपलब्धता बढ़ गई है। लेकिन अब इन्होंने अपनी सप्लाई बढ़ाने, आउटपुट बढ़ाने का जो प्लान है, उस प्लान को थोड़े समय के लिए रोक दिया है। इन्होंने कहा है कि बेसिकली अब हम अपनी सप्लाई को नहीं बढ़ाएंगे, और सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे तो इसका मतलब क्या है, सप्लाई एक ही लेवल पर बनी रहेगी, सप्लाई कम हो जाएगी, और सप्लाई कम होगी तो इसका मतलब यह है कि आपका जो प्राइस है वो प्राइस आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो सप्लाई कम होने से क्या होगा, प्राइस आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट की स्कार्सिटी हो सकती है, जो प्रोडक्ट की जो है अनुपलब्धता हो सकती है। तो ये ओपेक का यहाँ पर उपाय है कि ओपेक प्लस क्या करेगा, वो अपने आउटपुट की जो बढ़ोतरी है उसको नहीं करेगा, बल्कि वहां पर हो सकता है कि आपको थोड़ी सी गिरावट भी नजर आए, ये अपने प्रोडक्शन में थोड़ी कमी भी कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल ओपेक द्वारा उपाय जो किया जा रहा है उस पर हमने बात की। अब भारत को इससे क्या फायदा होगा, जो जो ऑयल का प्राइस है वो $70 प्रति बैरल से भी नीचे आ गया है, उससे भारत को क्या फायदा होगा। तो भारत के फायदे की अब बात करें, सबसे पहले व्यापार संतुलन और चालू खाता घाटा के संबंध में अगर आप समझें, तो भारत में जो है भारत जो है कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक माना जाता है। भारत, अगर आप 2024 के ही आंकड़ों को देखें या 2023 के डेटा को देखें, तो डेटा ये कहता है कि 2023 में हमने अपनी कुल जरूरतों का तकरीबन 87% जो हिस्सा है वो हमने भारत के बाहर से मंगाया था। तेल का जो पूरा हिस्सा है वो हमने भारत के बाहर से मंगाया था, यानी कि भारत जो है दूसरे देशों पर तेल के मामले में बहुत ज्यादा निर्भर है। अब अगर हम दूसरे देशों पर तेल के मामले में निर्भर रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में गिरावट आती है, तो इसकी वजह से तेल आयात करने की जो लागत है वो कम होगी। जब तेल आयात करने की लागत कम होगी तो हमारा जो आयात बिल है वो कम होगा, जिसकी वजह से हमारा व्यापार संतुलन सुधर सकता है और हमारे चालू घाटे खाते में थोड़ी सी कमी आ सकती है। चालू घाटा खाता क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट किसी देश के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंतर को कहा जाता है। तो जैसे ही हमारा जो आयात बिल है वो कम होगा तो हमारा घाटा भी कम हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा। दूसरा फायदा रहेगा आपको इन्फ्लेशन के मामले में। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसकी वजह से आपको इंपोर्ट लेड इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, आयात आधारित मुद्रास्फीति देखने को मिल जाती है। लेकिन जब तेल की कीमतें कम होंगी तो आयात जो आपकी महंगाई है भारत में वो महंगाई भी कम होगी, क्योंकि तेल की कीमतें कम होंगी तो इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम होगा। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम होगा तो जिन चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मान लीजिए सब्जियों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, पहले सब्जियों को ट्रांसपोर्ट करने में 100 रुपए की लागत आती थी, अब उसको ट्रांसपोर्ट करने मात्र जो है मान लीजिए 50 रुपए की लागत आती है या फिर 80 रुपए की लागत आती है, तो पैसे थोड़े से कम हुए। इसकी वजह से सब्जियों की कीमतों में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल आपको महंगाई में भी राहत जो है सिचुएशन की वजह से देखने को मिल सकती है। तो ये पूरी जो घटना है ये भारत के लिहाज से बहुत ज्यादा फायदेमंद घटना है, भारत के लिहाज से अच्छी बात है। लेकिन जो देश जो है आपका ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं उनके लिए सिचुएशन थोड़ी सी खराब है। तो ये हमने भारत को कैसे फायदा होगा उसको समझा। अब अंत में आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक समूह का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए है कतर, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या फिर ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। अब आपके लिए एक हिंट ये है कि दो ग्रुप्स की यहां पर बात की जाती है। एक ग्रुप है आपका ओपेक जिसमें आपके टोटल आपको 12 मेंबर मिलेंगे, और एक ग्रुप है ओपेक प्लस। तो ओपेक प्लस में जो है आपको इससे ज्यादा मेंबर मिलेंगे। अब आपको पता लगाना है कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको इसका सही जवाब देना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।